स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा स्क्रीन? ओके, सो आज हम लोग बेसिकली 5 लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद छठवें लेक्चर पे हैं, जहाँ पे एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि आपको क्लास के टाइम पे यहाँ पे पढ़ाया गया, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, तो वो आप अपने पढ़ाई के बेसिस पे भी चेकआउट कर लेंगे, एज वेल एज हम लोग उसके आंसर्स को भी करेंगे, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आपको और इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है, क्यों वो आंसर सही है। ओके, तो इस तरीके से। हेलो। लेक्चर नंबर 5 अपलोड अभी नहीं हुआ है, और उसके पीडीएफ भी मैंने आपको शेयर नहीं किए थे आज। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू था। आई डोंट नो कि ये मुहर्रम का फेस्टिवल था, इसके लिए ब्लॉकेज था या क्या पता। मैंने कोशिश किया अपलोड करने का, लेकिन बहुत टाइम लगा था, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो माइट भी पॉसिबल कि कल रिज्यूम हो जाएगा, तो दोनों लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ओके, सो होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे होंगे, और अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा हो तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर सकता हूँ। अभी प्रॉपर विजुअल है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये पूछ रहा है, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। जो साधारण नमक है वो बनाया जाता है समुद्र के पानी से, और उस प्रोसेस को, कि जिस प्रोसेस से वो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन। सो बेसिकली ये बहुत ही लोअर क्लासेस का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इवापोरेशन। और इवापोरेशन को देख करके आपने समझ गया होगा कि जो भी आपका वाटर होता है उसको किसी एक बड़े से एरिया में वो बना लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, और जो भी सनलाइट के टेम्परेचर होते हैं उनकी वजह से पानी का पूरा का पूरा पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। और बाकी जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, मीन सॉल्ट जो होता है, वो आपका रह जाता है। तो उस प्रोसेस को आप इवापोरेशन के नाम से जानते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस: इवापोरेशंस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, डिस्टिलेशंस एंड फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिफाइनिंग ऑफ अ क्रूड ऑयल इज आर। इनमें से, इन चारों में से कौन सा वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं? 2 and 3। ओके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और सोविक ये दोनों पे जाना क्यों चाह रहे हैं, जबकि अमित सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे जाना चाह रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन, इन दोनों के प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस है? हम्म, तो आपको सपोज क्रूड ऑयल है, उससे आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब सारा अगर आपको निकालना है, तो आप कौन से प्रोसेस को यूज़ करेंगे? मतलब कौन सा प्रोसेस वहाँ पे यूज़ किया जाएगा? सो आपने आंसर में दिया सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जबकि सोविक ने आंसर दिया है 2 and 3। मतलब डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों सही है या एक सही है? अच्छा, सपोज अगर यहाँ पे 2 and 1 होता या 2 and इस तरीके से होता तो क्या लगाते? डेफिनेटली ये दोनों आंसर ही सही हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि सपोज अगर आपको किसी, मान लीजिए आपके पास एक क्रूड ऑयल है, राइट, और इस क्रूड ऑयल में से सिर्फ डिजायरेबल आपका कोई एक मटेरियल है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको पेट्रोलियम सिर्फ करना है, या अगर आपको केरोसिन करना है, तो आपको ये पता है कि कितने टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे इस क्रूड ऑयल से इस चीज़ को निकाला जा सकता है। उस टाइम पे आप क्या प्रोसेस यूज करेंगे, दैट इज डिस्टिलेशन। लेकिन अगर आपको उसी क्रूड ऑयल से सारे कंपोनेंट को फ़िल्टर आउट करना, अगर आपको निकालना है, तो वहाँ पे टेम्परेचर्स का वेरिएशन निकाल करते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि हर एक काइंड के पेट्रोलियम का, मतलब चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन ऑयल हो, सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से टेम्परेचर का ग्रेडियंट लगाते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे करके उस क्रूड ऑयल से अलग अलग कंपाउंड क्या करते हैं, निकालते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और अगर सपोज कि
आपके ऑप्शंस में जैसे अगर यहाँ पे ऑप्शंस अगर आपका ये 2 एंड 3 करके नहीं दिया होता, सिर्फ़ ये 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उस केसेस में आप लोग इस वाले आंसर पे चले जाना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इस वाले पे मत जाइएगा। क्योंकि ये आपका हमेशा यूज़ किया जाता है, ये कंडीशन बेस पे यूज़ किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस बना के नहीं देता 1, 2, 3 या इस तरीके से 4 ही सिर्फ़ ऑप्शन अगर देता, तो फिर आप उस टाइम पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऑप्शंस पे जाएँगे। क्योंकि जितना भी आपका क्रूड ऑयल से रिफाइनिंग की जाती है, पेट्रोल का, डीजल का या केरोसिन ऑयल का, उन सब टाइम पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है द एलिमेंट सिलिकॉन 14 एंड 13 30, फॉस्फोरस 15 एंड 31 एंड सल्फर 16 32 आर कॉल्ड, ये आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटोप्स या आइसोमर्स, बताइए। आइसोमर का कोई काम यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये केमिस्ट्री का दूसरा वाला कॉन्सेप्ट होता है। आइसोबार, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आइसोटोप्स किसको बोलते हैं और आइसोबार किसको बोलते हैं, और इसके बाद आपका आइसोटोन्स किसको बोलते हैं। आइसोटोप्स सब लोगों ने देखा हुआ है कि जैसे सपोज़ हम लोग पढ़ते आए हैं नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो अगर दो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है ये क्या हो, अगर आपका सेम हो, एटॉमिक मास क्या हो अगर आपका डिफरेंट हो, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज़ द आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। और अगर किसी दो एलिमेंट का लाइक एज अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन हो, या सपोज एग्जांपल यहाँ पे आपका नाइट्रोजन 7 हो, और आपका ऑक्सीजन हो, और इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है ये क्या हो आपका डिफरेंट हो, बट एटॉमिक मास जो है आपका क्या हो, सेम हो। लाइक अगर इसका भी 16 हो और इसका भी 16 हो, तो ऐसे केसेस को आप बोलते हैं दैट इज़ द आइसो बार। राइट, आइसोटोन्स वो होते हैं जहाँ पे दो एलिमेंट के बीच में, मतलब दो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो, उनको आप बोलते हैं दैट इज़ द आइसोटोन्स। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इनका एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या है, बराबर बराबर हैं, जबकि सिर्फ मास का डिफरेंसेस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफरेंसेस है। तो आइसोटोन्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब दो एलिमेंट में जो आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो, दोनों में क्या हो, बराबर बराबर हो, तो उसको आप आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन आप कैसे निकालेंगे, जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला, दैट इज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, जहाँ पे ए क्या है एटॉमिक मास है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एन क्या है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। तो ए आपका क्या होगा, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इसका कितना है, 30 है। 30 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। यहाँ पे 31 और 15 है, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 16 बचेगा। यहाँ पे 16 और 32 है, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो सभी सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर तीनों में ही 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, दैट इज वाई दे ऑल आर कॉल्ड एज अ आइसोटोन्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, आइसोबार, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स क्या हैं, किस चीज़ में डिफर होते हैं, और इनका एग्जांपल्स भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जैसे आइसोटोप्स का एग्जांपल आपने देख लिया, कार्बन का भी होता है, हाइड्रोजन भी एग्जांपल इसका आता है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ये भी आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। नाइट्रोजन आपका होता है 14 एंड 15, ये भी आपके आइसोटोप्स के एग्जांपल हैं। कार्बन होता है आपका 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये आपके आइसोटोप्स हैं कार्बन के। तो इसी तरीके से आपका सल्फर का भी होता है 32, सल्फर 33, फॉस्फोरस का भी होता है आपका दैट इज 30 एंड 32। इस तरीके से आइसो बार के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगी, और मास जो होगा उनका क्या होगा, सेम होगा। और आइसोटोन्स के एग्जांपल आपने यहाँ पे देख लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द रॉक एंड मिनरल्स आर, रॉक में और मिनरल्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने वाले जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गोल्ड एक्सेट्रा। सो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, उसको देख कर क्या बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। सिलिकॉन और, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। ये दोनों होगा नहीं। तो बेसिकली आपका ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा फर्स्ट एंड सेकेंड। स्ट्रेंजर गैस इज, वेरी गुड क्वेश्चन। नाम सुना आप लोगों ने इसका, स्ट्रेंजर।
ओके, ग्रीक वर्ड में जेनॉन का जो मीन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब, या इसी तरीके से मतलब इसी जेनॉन के ग्रीक वर्ड से ही इसका नाम दिया गया स्ट्रेंजर गैस। सो ऑप्शंस वुड बी, नहीं, नोबल गैसेस अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको मिलता है हीलियम। हाँ, प्रैक्टिकली आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेबोरेटरीज में जनरली का कोई काम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द, ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा सही होगा? ओके, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका सही है? क्लियर है? बाकी ये दोनों ऑप्शंस आपके रिडक्शंस के लिए हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है, ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड और ऑल हैलोजेंस आर रिएक्टिव, हैलोजेंस फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स ओनली, द करेक्ट स्टेटमेंट इज एन आर, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ओनली फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, और सेकंड ओनली। अभी कल के ही क्लास में बताया था कि HCl इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो शायद ये ऑप्शंस आपको बचा लेता। यहाँ पे दे रखा है ओनली, इसका मतलब ये होता है कि क्या हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी कंपाउंड बनाएगा तो क्या वो आयनिक ही होगा? ऐसा नहीं है, ये कोवलेंट कंपाउंड भी बनाता है। HCl इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड, HF एग्जाम्पल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। PCl5, PCl3 इज ऑल्सो कोवलेंट कंपाउंड, ये सब एग्जाम्पल हैं कोवलेंट के। सो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ओके, रिएक्टिव होते हैं, कलर्ड होते हैं। द गैस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर दैट हेल्प इन बर्निंग इज, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू कंपाउंड्स बाय द क्रोमेटोग्राफिक मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल। क्रोमेटोग्राफी ये टेक्निक होती है जिससे कि आप जो कि बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड पे काम करता है और वहाँ पे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है उनके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। ऑप्शन नंबर ए, एडजॉर्प्शन। ओके, और कोई? देखिए, यही यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। क्रोमेटोग्राफी की अगर आप क्लासिफिकेशंस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सॉल्बिलिटी के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे, एड्जॉर्प्शंस के बेसिस पे कई पैरामीटर्स हैं उनको सेपरेट करने का। बट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो सबसे पहले जो क्रोमेटोग्राफी हम लोग देखते थे, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में ये अगर सिंपली अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता था कि जिसका मोबिलिटी ज़्यादा होती थी, मोबिलिटी क्यों ज़्यादा होता था? क्योंकि वो एड्जॉर्ब कम होता था। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्रोमेटोग्राफी का वो एड्जॉर्प्शंस है। सो उस चीज़ को ध्यान में रख करके यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अदरवाइज ये भी पैरामीटर्स होता है, ये भी पैरामीटर्स होता है, लेकिन इनके लिए स्पेसिफाई स्पेसिफिक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है, अगर वो नाम देता तब जाकर के आप उसको लगा पाते। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, among halogens, hydrogen halides, HF is the strongest acid, HF is capable of forming a strong hydrogen bond, ये कल पढ़ाया था। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी आपको कल की क्लास में बताया था। तो बताइए। 2 एंड 3, अच्छा पहला गलत है। पूछा है अमंग हाइड्रोजन, हाइलाइट में पूछ रहा है, मतलब कि जैसे HF हो गया, HCl हो गया,
HBr हो गया और HI हो गया, ये है आपके हाइड्रोजन हैलाइड। इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HF है, ये बोल रहा है। दूसरा, ये बोल रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। और तीसरा ये पूछ रहा है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, जितना भी आप यहाँ पे हाइड्रोजन का हैलाइड देख रहे हैं, अगर इन चारों में बात किया जाएगा तो आपको ये चीज़ समझना होगा। एसिडिटी को आप डिफाइन करते हैं कि जितना इजीली किसी भी मॉलिक्यूल से H प्लस का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, वो एक्ट करेगा एज अ गुड एसिड, राइट। और इस बॉन्ड की अगर पोलैरिटी अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड की पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या करती है, डिफरेंट डिपेंड करती है। फ्लोरीन इतना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि इस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बने हुए जो बॉन्ड होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरा मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इस तरफ होती है। तो दैट इज़ वाई ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकलना एज एच प्लस आयन बड़ा ईजियर होता है एज कम्पेयर टू एनी वन ऑफ द अमंग हेलोजेंस। सो दैट इज़ वाई एच एफ जो होगा वो चारों कंपाउंड में से सबसे अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है, ये भी स्टेटमेंट आपको मालूम है कि पूरे जितने भी आपके हेलोजेंस हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन ही है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सकता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर कोई रखता है तो वो है आपका फ्लोरीन। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ए बी, सॉरी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज। देखिए, जो बात मैं बोल रहा था वो क्वेश्चन यहाँ पे बन के ही आ गया। मैं आपसे पूछ रहा था कि इस चीज़ को आपको समझना होगा। कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ चला गया अभी। हाँ, ये मैं बोल रहा था ना आपकी क्रूड ऑयल को निकालने के लिए अगर आपको ये ऑप्शन सिर्फ ऐसे देता तो आप वहाँ पे ये वाला लगा के चले आते, ये गलत हो जाता। चूंकि यहाँ पे दे रखा, दैट इज वाई इसको किया गया। वही सेम क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे दे भी दिया। द मेन प्यूरिफिकेशन सेपरेशन प्रोसीजर्स यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज व्हाट, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिससे कि आप पूरा पेट्रोलियम के सारे कंपाउंड को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। ओके, जोन रिफाइनिंग मेथड ऑफ अ प्यूरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड, जोन रिफाइनिंग का मतलब होता है, जैसे अगर आप लोग मथुरा कभी गए होंगे, मथुरा आपने देखा होगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम की बात की जाती है। वहाँ पे पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल का रिफाइनिंग किया जाता है। तो मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप कच्चे तेल से प्यूरिफाइड में, मतलब प्योर जो फॉर्म होता है पेट्रोल का, वो क्या करते हैं, निकालते हैं। और वहाँ पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस ही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस किसी भी क्रूड ऑयल का। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो इस पूरे पेज पे जितने भी क्वेश्चन हैं, हेलो, हाँ, क्या हो गया। जोन रिफाइनिंग का मतलब ये होता है, सिंपल ऐसे समझिए कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल आपको मथुरा का दिया, तो मथुरा में पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, मतलब वहाँ पे पेट्रोल का सिर्फ रिफाइनिंग होती है। तो जो भी क्रूड ऑयल आता है उनमें से इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए और प्योर फॉर्म में चीज़ों को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जा रही है उसको आप जोन रिफाइनिंग का नाम दे देते हैं। सिंपली आप उसको रिफाइनिंग भी बोल सकते हैं, बट ये टर्म है जोन रिफाइनिंग का। और ऐसा करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रिंसिपल के बेस्ड पे काम किया जाता है। कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहाँ पे है, कौन सा मतलब जगह पे है, तो आप याद रखिएगा, यूपी में मथुरा में एक आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, वहाँ पे पेट्रोल की रिफाइनिंग की जाती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे। ओके, क्या होगा।
देखिए, आपने बोल लिया, मैं समझ लिया, अब इस बात को आप समझिए। ज़ोन रिफाइनिंग का मतलब प्यूरिफ़िकेशन से है और यहाँ पे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइज़ेशन क्यों सही है, उसका भी आंसर आप सुनिए। मतलब कि जो भी प्योर फॉर्म होता है किसी चीज़ का, उसको मतलब क्रिस्टल बेसिकली किसी भी मटेरियल का प्योर फॉर्म बताता है कि वो एकदम पूरी तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। तो किसी भी इम्प्योरिटी से, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ऐसे ओर का एग्जांपल लूँ, अगर मिनरल्स का एग्जांपल लूँ, कि उसको प्यूरीफाई करना है, मान लीजिए आपने कोई एक अर्थ का मटेरियल लिया और उसमें से आपको कोई एक एल्युमिनियम, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम को या किसी एक मेटल को या किसी एक कंपोनेंट का आपको प्योर फॉर्म में निकालना है। क्रिस्टलाइजेशन का वर्ड यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि वो जो चीज़ आपका मेल्ट, मतलब चूंकि आप डिस्टिलेशन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें पूरा मेल्ट हो जाती हैं। तो मेल्टेन स्टेज से फिर उसको क्या किया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में प्योर किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। तो इसलिए उसका नाम दिया गया क्रिस्टलाइजेशन। सो किसी भी इम्प्योर वाले मटेरियल से, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहा था ना कि मेटल्स का, मेटल्स के कंसिडर में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये पेट्रोल के लिए हो। किसी भी मिक्सचर में से किसी एक कंपोनेंट को उसके क्रिस्टल फॉर्म में निकालने की प्रोसेस को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने उस पूरे इम्प्योरिटी से, मान लीजिए 4 5 6 7 अलग अलग वहाँ पे आपके मेटल्स या कोई मिनरल्स या कोई लिक्विड कुछ भी था, और आपने उसको क्या किया, उसको सिर्फ एक किसी को टारगेट किया और उसको उसमें मिक्सचर से निकाला। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, ताकि सबकी अलग अलग चूंकि मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो जिस किसी मेटल का या जिस किसी मटेरियल का आपने टारगेट किया हुआ है, उसकी आपको मेल्टिंग पॉइंट नोन होती है। आप अपने उस सैंपल को उस लिक्विड तक, उस टेम्परेचर तक क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिससे कि वो बाकी चीज़ों से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। फिर आप उसको कूल करके क्रिस्टल फॉर्म में एकदम पूरी तरीके से प्योर निकाल लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जोन रिफाइनिंग का मेथड ये हुआ कि किसी भी इम्प्योर मटेरियल से कोई एक कंपोनेंट को निकालने की जो प्रोसेस होगी, चाहे वो आपका मेटल का एलॉय हो सकता, मतलब मेटल हो सकते हैं, या कोई मिनरल्स हो सकता है, और या कोई लिक्विड भी हो सकता है, तो उसको निकालने की प्रोसेस को ये चीज़ बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन सही है। आप जो रिक्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं, ये क्या बोला आपने, रिक्रिस्टलाइजेशन? फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अभी जो मैंने आपको इस टर्म को समझाने के लिए बताया, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन समझ। पेट्रोलियम एक्चुअली मैं इसलिए बोला था कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था पेट्रोलियम का चल रहा था, लेकिन ये जो प्रोसेस है जरूरी नहीं सिर्फ लिक्विड, पेट्रोलियम से मतलब लिक्विड है। ये मेटल मिनरल्स को निकालने के लिए भी किया सकता है, और किसी एक पर्टिकुलर मेटल को भी टारगेट किया सकता है, या लिक्विड को भी। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं उसको प्योर प्योर फॉर्म में बनाने के लिए। दैट इज वाई यहाँ पे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का जो टर्म है वो दिया गया। आगे बढ़ें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में ये है, द इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल, द आइस, द कोर इज द इज मेनली मेड अप ऑफ। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें आपको दिखाई देता है मेंटल का वो वाला पार्ट है, मेंटल है, सरफेस है, कोर वाले एरिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, वेरी गुड। सबसे, ये क्वेश्चन नंबर 11। अर्थ के सरफेस पे जो सबसे लाइटर पार्टिकल होंगे वो रहते हैं। फिर इसके बाद मेंटल में थोड़ा सबसे हैवियर रहेंगे, कोर में सबसे हैवीएस्ट मेटल पाए जाते हैं, जिसमें आयरन है, कॉपर है, इस तरीके के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट वाला पूछा हुआ है कि किसमें ज़्यादा रहेगा, मेनली मेडअप ऑफ किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, दैट इज द आयरन। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड substances on being heated change directly into its gaseous form is known as sublimation. Okay. The smallest possible unit of a chemical entities of independent existence may be an atom, an electron, proton, molecule. The correct answer are
देखिए यहाँ पे 1 के साथ में 4 भी है, 1 के साथ में 2 भी है। क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए। क्वेश्चंस क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए। स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ अ केमिकल इंटिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि वो अकेले भी। 1 and 4, वेरी गुड। एटम भी आपका एग्जिस्ट कर सकता है, स्मॉलेस्ट है। मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी स्मॉलेस्ट में है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये स्मॉलेस्ट तो होंगे, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हमेशा एटम्स के अंदर में ही पाए जाएंगे, बाहर अगर होंगे तो उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। सो थोड़ा सा इसमें क्लेवरनेस दिखाया क्वेश्चन ने। 1 and 4 ऑप्शन सही है आपका, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जो होगा ये सही हो जाएगा। ओके ये तो आपका पूरा फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। बेरिलियम एंड इट्स कंपोनेंट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड इन एरोस्पेस सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी सेक्टर्स में, मेडिसिन में, किस में यूज़ किया जाता है, आपको ऑप्शन चूज करके बताने हैं। और इसके लिए टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 1 2 3 4, मतलब ये एरोस्पेस में भी यूज़ किया जाता है, एनर्जी सेक्टर में भी किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और मेडिसिन में भी। ये सिर्फ लर्न करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है। इन हॉस्पिटल्स द ऑक्सीजन ट्यूब्स फॉर रेस्पिरेशन कंटेन, हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन ट्यूब होती है उस ऑक्सीजन ट्यूब में क्या भरी हुई होती है? अच्छा क्वेश्चन दिया है। वेरी गुड। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ सोविक ही आंसर कर रहा है, बाकी लोग भी और कौन कौन जुड़ा है? बिल्कुल उसी लॉजिक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसपीएलसी। एसपीएलसी मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा इसका फुल फॉर्म ही दे रखा है पहला तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इट स्टैंड फॉर द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इट इज यूज टू सेपरेट आइसोमेरिक कंपाउंड्स एंड इट्स ऑपरेशंस इन्वॉल्व अ सॉलिड एंड लिक्विड फेज। कौन सा स्टेटमेंट इसको लेकर के सही है ये आपको बताना है। सी, फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा आइसोमेरिक कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकता एसपीएलसी, क्या बात है। एसपीएलसी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है भाई। आइसोमेरिक कंपाउंड्स को सेपरेट करता है। पहला सही है, तीसरा सही है, क्योंकि आप लोगों को पता है लिक्विड फेज मतलब मोबाइल फेज और कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? बार बार टीम टीम बोल रहा है। ओके सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब एसपीएलसी फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आइसोमेरिक कंपाउंड्स मीन्स क्या? हाँ जी। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि CS3 CS2 एंड CS3, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है दैट इज C4H10। इसको अगर आप बोलेंगे तो नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, एन ब्यूटेन बोलेंगे, राइट। लेकिन इसी कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CS3 CS2 CS3। इसको क्या लिखेंगे, 2,2 डाई प्रोपेन लिख सकते हैं। हाँ जी। आवाज़ मेरी कट रही है क्या? अच्छा यहाँ पे इस C4H10 वाले कंपाउंड का नाम आपने दिया एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। जबकि उसी C4H10 वाले कंपाउंड का नाम आपने दिया 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन।
तो इसका अगर आप क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो ये अलग पीक आएगा, ऐसे बैंड यहाँ पे मतलब जो पीक्स आती हैं इसकी अलग आएगी। और अगर आप इसका करेंगे तो इसका पीक क्या होगा, अलग कहीं पे आएगा। ये रिटेंशन टाइम आर एफ आर टी की वैल्यू होती है, हर किसी केमिकल मॉलिक्यूल्स की आर टी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, रिटेंशन टाइम जो होगी अलग अलग होगी। तो ये आइसोमर है, मतलब कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट हो और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो डिफरेंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप आइसोमर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ओके। सो आइसोमेरिक कंपाउंड्स को सेपरेट करता है एसपीएलसी, और यहाँ पे दो फेज होते हैं, मोबाइल फेज होता है और आपका एक स्टैटिक फेज होता है। तो मोबाइल फेज के लिए लिक्विड और उसके लिए आप सॉलिड फेज क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। द डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट। ओनली फर्स्ट? क्यों भैया, ऐसा क्यों? वेरी गुड। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, बाकी सब गलत है। डिहाइड्रेशन इज अनदर टर्म फॉर। पक्का? ओके, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर मींस माइनस एस टू, और इवापोरेशन पे भी क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। द पार्टिकल दैट डिस्प्ले ड्यूअल नेचर ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स आर। आपने मॉडर्न थ्योरी पढ़ रखी है, आपको डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया जा चुका है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डुअल नेचर की प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज द पार्टिकल का एज वेल एज वेव्स का। क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे। अब आ जाएंगे 27 पे। द एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इज ड्यू टू। पूछ रहा है कि H2O का इन कंपेरिजन टू H2S और HCl, इनके कंपेरिजन में इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों? वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The number of molecules contained in 1 mole of a gaseous chemical compound at STP standard temperature and pressure is known as quantum number, गैस कांस्टेंट, मास नंबर है और हाँ। नो 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 नो, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की आर की वैल्यू होती है 1 मोल की। जहाँ कहीं पे भी मोल का कॉन्सेप्ट अगर आएगा ना तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा अच्छा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। किसी भी किसी भी मटेरियल का जो 1 मोल है वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, और इनकी वैल्यू होती है दैट इज 6.022 इंटू 10 पावर 23। राइट? या अगर ये एटम्स होगा तो यहाँ पे आप एटम्स लगा देंगे, आयंस होगा तो आप आयंस लगा देंगे, मॉलिक्यूल्स होगा तो आप मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। ओके। जब बात अगर गैसियस की जाती है तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गैसियस का, चूंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स कैसे आप वे तो करेंगे नहीं, जैसे अगर आपने कार्बन लिया तो कार्बन का आपने बता दिया कि भैया इसका 12 ग्राम बराबर जो होगा वो 1 मोल होगा, और 1 मोल अगर है तो इसका मतलब कि यहाँ पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। राइट? लेकिन जब बात अगर आपकी गैसियस मॉलिक्यूल्स की आती है तो वहां पर कितना वॉल्यूम उसका 1 मोल के बराबर होगा, ये वॉल्यूम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, एट एस टी पी किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का 22.4 लीटर जो होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। और अगर ये 1 मोल है तो अवोगाद्रो नंबर के क्या होगा, बराबर होगा मीन्स एम के, और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23 होगी। तो ये वॉल्यूम आपसे पूछा जाता है गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। दैट मीन्स कि किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का 22.4 लीटर अगर है, चाहे वो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, चाहे वो आपका नाइट्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, अगर इनका 22.4 लीटर अगर एस टेम्परेचर पे है तो ये 1 मोल को डिग्निफाई करेगा, और 1 मोल का मतलब इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। राइट? तो हाँ, मतलब सारे गैसेस के लिए, जैसे आपने ये देखा होगा कि सॉलिड के लिए लिक्विड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि कार्बन का 1 मोल की वैल्यू, और अगर मैं सिलिकॉन की पूछूं सिलिकॉन की 1 मोल की वैल्यू, तो आप यहाँ क्या बताएंगे, कार्बन की 1 मोल की वैल्यू क्या होगी, 12 ग्राम, जबकि सिलिकॉन का क्या होगा, 28 ग्राम।
क्योंकि इनके मास अलग-अलग हैं, है ना? लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल के लिए एक नियम दिया गया कि चाहे कोई सा भी गैस हो, अगर उसका वॉल्यूम 22 लीटर 22.4 लीटर अगर है, तब जाकर के वो 1 मोल के क्या होगा, बराबर होगा। वहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स के केस में आपको मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड नहीं करना पड़ता, आपको उनके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है। जैसा कि आप मोल निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। आप मोल कैसे निकालते हैं? मोल इज इक्वल टू आप देते हैं ना, एन एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, देते हैं ना। तो ये जो गिवन मास होगा ना, वो मास खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। आप यहाँ लगाएंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि यूनिट यूनिट वैल्यू उसकी वही होती है। ओके, सो ऑप्शंस नंबर बी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। रिगार्डिंग द एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर्स टू। क्वांटम नंबर आपको पढ़ाया जा चुका है, आपने देखा यहाँ पे कल की क्लास में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको कि आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको कि आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको कि आप एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको कि आप एस से। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो यही आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है। और स्पिन अगर ये बताएगा तो एस क्या करेगा भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है आपका एनर्जी लेवल, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका बताता है शेप या सब सेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है आपका ओरिएंटेशन ऑफ द सब सेल्स या सेल, और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम, बताइए। अभी जस्ट पीछे क्लास की अगले लेक्चर में उसमें बताया। एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ऑप्शंस में आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, देखिए। अरे भाई, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यही है आपके आइसोटोप्स के एग्जाम्पल। और इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है? ये सिमिलर है ना? सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे दे तो रखा है ओनली सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अरे भाई, नाइट्रोजन ये बताओ, नाइट्रोजन 7 ये भी है, नाइट्रोजन 7 ये भी, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफर हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन के लिए वही आएगा ना भाई। तो कैसे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन ऑर्बिटल में थोड़ी रहता है। सिर्फ सेकंड सही होगा, एटॉमिक नंबर। सिर्फ सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, सेकंड ओनली, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है सौविक, हेलो। कंफ्यूजन है क्या अभी? अच्छा, मैं इसको रख, मास गलत है, ये गलत है, बस सिर्फ ये सही है। द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू। वेरी गुड। वैसे क्या बताता है ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल? वेरी गुड। It is not possible to determine the velocity and the position of a small moving particle, that is the electron। दोनों को अगर आप पोजीशन डिटरमाइन करेंगे तो वेलोसिटी नहीं कर पाएंगे, वेलोसिटी करेंगे तो पोजीशन नहीं कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। द रेडियो न्यूक्लियाइड दैट इज रिलेटिवली सेफर एज। अच्छा, इसका तो ऑप्शन ही गलत यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आते हैं, द नॉर्मली हाई मेल्टिंग, हाई
हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, तो इसको स्किप कर देते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे था ना कहीं। बाकी ऑप्शन इसमें है नहीं, तो चलो कम्पिटिटिव क्वेश्चन था। द शेप ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल इज व्हाट? CH4। अच्छा वेरी गुड, CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा भैया? बताया था उस दिन कल के क्लास में। वेरी गुड। sp3 अगर होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। कैसा होगा? चूंकि यहाँ पे कोई लोन पेरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये टेट्राहेड्रल नॉर्मल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। in a in the chemical equations for a reaction, the number and the type of a atom on the left hand side must be equal to those on the right hand side. Mass is conserved in a chemical reactions. At equilibrium, the rate of a forward and backward reaction is equal. The correct statement is an R। बताइए। है, ठीक से पढ़िए। पूछ रहा है केमिकल इक्वेशंस में द नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्या स्टेटमेंट गलत है? सही है। द मास इज कंजर्व इन केमिकल रिएक्शंस, बेसिकली अगर आपका सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे लिखूँ H2 प्लस N2 इज इक्वल टू NH3 फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा। आप इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे N2 है आपका, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 6 क्या है? हाइड्रोजन है। 2 क्या है? नाइट्रोजन है। यहाँ पे भी क्या होगा आपका? 6 हाइड्रोजन होगा और 2 क्या होगा आपका? नाइट्रोजन होगा। तो टाइप एंड नंबर मतलब दोनों टाइप, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टाइप हो गया, नंबर ये बराबर है। और अगर इनका ये नंबर बराबर है तो डेफिनेटली मास भी क्या होगा? बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनका मास कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का एक का कितना होता है? 28, मतलब 14 होता है, और इसका क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एक कितना होता है? एक होता है, तो 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 28 से 34 हो जाएगा। और यही मास आपका यहाँ पे भी आएगा 34। तो मास भी कंजर्व क्या होगा? कंजर्व होगा। रिएक्शंस की प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पे मास का कोई लॉस नहीं होता। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अरे नेटवर्क चला गया क्या? इन केमिकल कंपाउंड्स डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन, बताइए। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लगाइए, गलत मत करिए। इन a chemical compound different elements combined in। डी। वेरी गुड। डी की बी? डी प्रपोर्शन। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे H2SO4 हमने लिख रखा है, तो कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जो इसका एलिमेंट होगा वो फिक्स नंबर ऑफ उससे मतलब बना होगा ना। ऐसा नहीं कि H2SO4 अगर इंडिया में है तो वहाँ पे फार्मूला इसका ये है, अमेरिका में होगा तो H3SO4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई कंपाउंड है तो वहाँ फिक्स प्रोपोर्शन होगा। ओके। द रेडियो active element that occurs abundantly in India and can be used in place of uranium in nuclear power plant is, बताइए। राइट आंसर इज बी, दैट इज द थोरियम। यूरेनियम की जगह पे यूज किया जाने वाला जो कि इंडिया में पाया जाता है ये है आपका, दैट इज द थोरियम। ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स, पहला स्टेटमेंट। अल्फा रेज इमिटेड बाई रेडियो न्यूक्लियाई आर हीलियम न्यूक्लियस। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बीटा रेज इमिटेड बाय द रेडियो न्यूक्लियाई आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बड़ा ही अच्छा पॉइंट दिया है, और एक ही क्वेश्चन में आपके रेडियो एक्टिविटी के सारे कॉन्सेप्ट को पूछ दिया है। अल्फा, बीटा एंड गामा।
तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि अल्फा को आप 2He4 के नाम से जानते हैं, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा को आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। गामा को आप न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ओके। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। सारे स्टेटमेंट सही है इसके। चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेवियर करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह काम करेगा, मतलब इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन की भी और मैग्नेटिक की भी। तो थोरियम, ऑप्शन नंबर बी। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 1, 2, 3 एंड 4 चारों स्टेटमेंट ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जो दिया गया वो सही है। द एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द डिटॉल इज, वेरी गुड। Okay, arsenic concentrations has been on an increase in the groundwater of a certain areas in Bihar and West Bengal due to, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चलता है। ये आर्सेनिक कंटामिनेशंस पे, ये अबायोटिक स्ट्रेसेस में आता है, और यहाँ के सैंपल लिए जाते हैं और राइस पे काम किया जाता है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में आर्सेनिक के टॉक्सिक इफेक्ट को लेकर के काम किया जाता है। तो बताइए। हाँ हाँ। अच्छा, बढ़ जा रहा है। बताइए कि क्या कारण है इसके लिए। एसिड रेन है, एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, लीचिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। अभी सोविक ने जो अपने बात में एक चीज बताई, ये ऑप्शंस भी अभी यहाँ पे दे रखा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। क्या नहीं है? एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, क्यों? क्यों नहीं होगा ये? अरे भाई, ये बताइए, सरकार अब हैंडपंप लगाने पर रोक क्यों लगा रही है? हम्म, और कोई कारण? फर्टिलिटी पावर। ओके, सो इस क्वेश्चंस के लिए हाँ जी, क्या? ओके, इस क्वेश्चंस का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दैट इज द ए एंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। एसिड रेन एंड एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, इसकी वजह से ये आर्सेनिक का कंटामिनेशन जो है वो बढ़ रहा है बिहार और वेस्ट बंगाल के एरियाज में। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूल सब्सटेंस दैट कॉजेज मिनिमम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज हाइड्रोजन, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन एंड कोक। वेरी गुड। हाइड्रोजन, जैसा कि आपको पता है कि ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है, आने वाले डेज में हाइड्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ किया जाएगा। तो ये सबसे कम मिनिमम मिनिमम कॉस्ट करने वाला फ्यूल सब्सटेंस सब तक का रिपोर्ट किया गया। फॉग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, क्या?
उसके पीछे रीज़न देखिए ये भी है कि हैंडपंप और जो समरसेबल लगा रहा है, बेसिकली सरकार का बैन समरसेबल पे है, जो कि सिटीज़ में अभी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि समरसेबल लगा करके इतना ज़्यादा जैसे जो टैप वाट मतलब जो पानी का स्तर है ना, वो एकदम नीचे चला जा रहा है। और समरसेबल हाई स्पीड का लगा करके और ज़्यादा ड्रेन करके पूरा का पूरा जो वाटर का लेवल एकदम ख़राब कर दिया, मतलब ख़त्म हो जा रही है। और समरसेबल जिसके घर में लग जाता है ना, पानी का इतना ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। गाड़ी धोने के लिए पता लगा 20 लीटर पानी पूरा ख़राब कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा फर्श धुलने के लिए पानी ख़राब कर दे रहे हैं। तो इस वजह से सरकार ने सिटी एरिया में सबमर्सिबल को और हैंडपंप को लगाने पे पूरा तरीके से बैन कर दिया कि जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है बहुत ज़्यादा। और उससे मतलब कि जो वाटर का और जो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी ख़राब हो रही है। क्योंकि जब पानी नीचे नहीं है तो जो भी बारिश का पानी हो रहा है वो तुरंत तुरंत ड्रेन होकर के नीचे चला जा रहा है, जिससे कि दिक्कत हो रही थी। तो इस चीज़ को लेकर के सरकार ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया कि अब नगर निगम का पानी जो होगा वही सप्लाई होगा। आप समरसेबल ऐसे पर्टिकुलरली नहीं लगवा पाएंगे। और अगर सिटीज़ में कोई है, कॉलोनीज़ में अगर किसी को लेकर के अगर कोई खबर दे दे जल निगम वाले को कि हाँ इनके घर में समरसेबल लग रहा है और इतने हाउस पावर का, तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मुंबई में। हाँ हाँ बिल्कुल। मुंबई में कहाँ रहते हो सोविक आप? मीरा रोड? मतलब ये पूरा मेन सिटी है मुंबई का? अच्छा, थाने रीजन में। अभी अभी जब मैं हाल ही में गोवा गया था तो थाने से होके ही गया था। मतलब मेन जो सिटी है मुंबई की, अभी मैं वहाँ पे अभी तक नहीं जा पाया। मतलब उसका जो एक्सपोजर है मुंबई की सिटी का लेकर के, वो अभी नहीं, मतलब अभी तक मैं नहीं गया हूँ उधर पे। तो जैसा कि मतलब देखने को और सुनने को मिलता है, क्या सचमुच में वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है क्या लोगों को लेकर के? जैसे जो लोग लोग बोलते हैं कि कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी बस्ती है और लोगों को मतलब बहुत गंदगी। और जबकि लोग बताते हैं कि कुछ-कुछ एरिया ऐसा है जो कि बहुत ही लाइमलाइट में है, एकदम लगेगा ही नहीं कि मतलब लगेगा कि बहुत कहाँ एकदम एकदम खूबसूरत जगह पर आ गए हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, तो मुंबई सिटी में जाना हुआ है कभी सोभिक? तो नहीं मतलब कितना दूर है आपसे आपका जो रेजिडेंशियल है? हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब आपकी आपके आपका आप लोगों का जो शॉपिंग वगैरह होता है सब मुंबई मार्केट से करते हैं? नहीं, मीरा रोड का नाम मैंने सुना है, तभी तो मैंने बोला कि ये सिटी में है। हाँ, हाँ। बिल्कुल भाई, मीरा रोड का नाम मैंने सुना है, न्यूज़ से ही सुना है, मतलब गया नहीं हूँ कभी मैं। लेकिन ये नाम तभी तो मैंने जब जब जैसे आपने बोला मैं बोला कि हाँ। अरे बाप रे! अच्छा, अच्छा, कभी कभी फुर्सत में बात करेंगे, लेकिन एक सवाल फिर से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो रेसिडेंशियल है, वहाँ से जो बॉलीवुड का एरिया आता है, वो कितना दूर है? सिर्फ़ सिर्फ़ आधे घंटे? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।
तो मतलब आधे घंटे की ड्राइव करके आप आसानी से बॉलीवुड वाले एरिया में एंट्री कर जाते हो, राइट? अच्छा, तो ऐसे कभी मतलब इंटरेक्शंस हुआ है किसी किसी सेलिब्रिटी से? अच्छा, कोई बात नहीं, सो भी जल्दी ही मेरा विजिट होने वाला है मुंबई की तरफ, आएँगे तो फिर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो फिर चलेंगे आपके साथ, पूरा मुंबई का घूम अच्छे तरीके से घूमा जाएगा, क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हो तो अच्छे से आइडिया रहेगा ना, है ना? हाँ, डेफ़िनेटली, जैसे मुझे बनारस को लेकर कोई क्रेज़ नहीं है, मतलब जैसे मैं अभी इतना एक्साइटेड होकर के पूछ रहा हूँ मुंबई को लेकर के कि हाँ, बॉलीवुड का एरिया कितना है। ऐसे ही लोगों को बनारस को लेकर के बड़ा क्रेज़ रहता है, लेकिन अभी यहाँ रहते-रहते लगता है कि अरे! क्या ही है, तो वैसे ही होगा। हुँ, हुँ। अच्छा, मतलब अगर हम मुंबई में अगर आएँगे तो अच्छे तरीके से घूमने को हमको मिल सकता है आपके साथ में, हाँ? 1 दिन का समय लगेगा, घूमा जाएगा अच्छे से। अच्छा, ओके। चलिए, कुछ क्वेश्चन्स और बचे हैं, इसको हम लोग इसको फिनिश कर लेते हैं। हाँ, फॉग इज़ अ कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑफ। सो कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। आप लोग जानते हैं कि ये एक तरीके का हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस होते हैं, और उनको जिसमें कि पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, उनको आप कोलोइडल बोलते हैं। तो फॉग के बारे में पूछ रहा है, फॉग क्या है? तो ये लिक्विड इन गैस है। सॉलिड नहीं होता भाई फॉग, लिक्विड इन गैस होता है। इतना ना 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 ना, फॉग अलग चीज है, और वो जो आप बोल रहे हैं वो अलग चीज है। फॉग का मतलब है कि लिक्विड का कंडेंस हो जाना गैसियस मॉलिक्यूल्स में। इस मिस्ट, मिस्ट बोलते हैं, हाँ। नहीं नहीं नहीं, फॉग का नहीं, फॉग नहीं होगा। फॉग का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कोई भी लिक्विड अगर गैसियस मॉलिक्यूल में सस्पेंड हो जाएगा तो उसका फॉग बोलते हैं। अरे इतना जो ऐड आता रहता है आपके उसका परफ्यूम का या जो भी कुछ डिओड्रेंट का, फॉग का देखते रहते हैं कि हाँ सिर्फ गैस है क्या है, तो उससे भी आप उसको समझ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया था। वेरी ऑफन द फार्मर्स ऐड लाइम टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग बिकॉज high concentration of a lime at in the plant growth. Lime take up the extra moisture of the soil. The soil becomes soft and become easy to plug. And lime decrease the acidity of the soil. चूने का छिड़काव किया जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। जहाँ की मिट्टी ऊसर हो जाती है, मतलब जहाँ का मतलब सैनिटी हो जाती है, बेसिकली इसको टर्म दिया जाता है। सैनिटी एक अबाइटिक फैक्टर है जहाँ पे सॉइल का जो पीएच होता है वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। ये पीएच आपका एसिडिक भी हो सकता है, पीएच आपका बेसिक भी हो सकता है। तो जहाँ की सॉइल एसिडिक होती है, लेस देन 7 वाली जो पीएच होती हैं उन सॉइल का, मतलब नॉर्मली प्लांट को 5.5 से लेकर के 7.5 तक के रेंज की जो पीएच वैल्यू होती है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या होता है, बेस्ट माना जाता है। अगर इससे नीचे जाएगा या इससे ऊपर जाएगा, उस वाले कंडीशंस में प्लांट की ग्रोथ हैम्पर होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा करने के लिए, मतलब जहाँ पे पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो, खराब हो, ऐसे मतलब क्रॉप एरिया में जुताई करने से पहले पूरा चूने का छिड़काव किया जाता है। चूँकि चूना बेस होता है तो उसके पीएच को क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ाता है, या सैनिटी को क्या करता है, कम कर देता है। लाइम डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, मतलब कि एसिडिक कम करेगा, बेसिक बनाएगा इसको। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन।
phosphorus present in the DNA and RNA, halogens occur in free state in nature, and the compounds of a chlorine are used as a cooling agent. बताइए। ऑप्शन नंबर डी, मतलब वन एंड टू। वेरी गुड। मतलब कि ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है। और फास्फोरस, ये तो 100% सही है। नहीं, ये गलत है। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, इन नेचुरल गैस द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट्स आर मेड अप ऑफ। नेचुरल गैस क्या होता है पहले तो ये बताइए, जो उस दिन क्लास में बताया था। हाँ, तो फॉर्मूला बताइए क्या होता है। हाँ, क्या क्या ऑप्शन बता रहा है। वेरी गुड। हाँ, वो तो ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी। ये मैं पूछ रहा हूँ, नेचुरल गैस का कंपोजिशन बताइए क्या क्या होता है, बताया था उस दिन। एलपीजी में तो प्रोपेन और ब्यूटेन का बताया था, बट नेचुरल गैसेस में मीथेन के साथ में हाइड्रोकार्बन बताया था, मैंने उसमें मीथेन बताया था, ये बोला था। हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने होते हैं। ओके, रेयर गैसेस आर। हाँ, नोबल गैसेस को आप रेयर गैसेस बोलते हैं, या इसको इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, या इसको रेयर गैस के नाम से भी जाना जाता है, या नॉन रिएक्टिव गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इतने सारे नाम हैं इनके, क्या क्या नाम दे रखा है देख लीजिए हाँ। ऑप्शन नंबर सी, नोबल गैस इज ऑल्सो कॉल्ड। अभी जस्ट बताया। इनर्ट गैस भी है और रेयर गैस भी है। आइडियल, बताइए। वेरी गुड। आइडियल भी है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1253, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड सही है ना। तो इसको यहाँ पे और भी लिख देता हूँ, मैं ये लिखना भूल गया। सो इतने सारे नाम है इसके, इसको आप जानते रहिए। वाटर फॉर सिविल सप्लाई इज कॉमनली प्यूरिफाइड बाई। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, जो जल निगम से पानी आता है उसमें क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर से होता क्या है। फॉर्मूला बताइए ब्लीचिंग पाउडर का, अभी जस्ट पिछले क्लास में बताया था। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहीं से आया ये टर्म। हैवी वाटर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे तीन टाइप के वाटर होते हैं, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे। सॉफ्ट वाटर, हैवी वाटर और हार्ड वाटर। हाँ, H2O में अगर यहाँ पे D2O आ जाए तो उसको आप बोलते हैं हैवी वाटर। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दूं मैं। सी, वेरी गुड। ये इसमें यूज भी किया जाता है, और यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाता है हाइड्रोजन के प्लेस पे। द टू प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आर। मतलब थर्ड एंड फोर्थ। डिस्टिल वाटर तो क्लियर है ही। हैवी वाटर है नहीं। फिल्टर्ड वाटर, पक्का। चलिए। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। चलिए, लास्ट पेज है क्वेश्चंस का। हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर। और ड्रिंकिंग, वॉशिंग, यूज इन बॉयलर्स, इरिगेशन, क्रॉप एटसेट्रा। सारे ऑप्शन सही हैं।
वन टू आराम से करिए, जल्दबाजी में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट सुटेबल। तो यही तो पूछ रहा है, सुटेबल नहीं है किसके लिए। तो इसके लिए आपको ऑप्शन वो लगाना होगा। हाँ। हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज एन आर। तो सुटेबल किसके लिए नहीं होता, वॉशिंग करने के लिए सुटेबल नहीं होता, पहला ऑप्शन ये सही है। हार्ड वाटर पीते हैं लोग भाई, सब मुंबई वाले पानी जो। हाँ। नहीं नहीं, फिर भी जहाँ का पानी हार्ड, जैसे आप आगरा रीजन में चले जाइए, पानी वहाँ का हार्ड है। जहाँ जहाँ पे भी लेदर लेदर इंडस्ट्री जहाँ जहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको पानी हार्ड मिलेगा, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया। पानी लोग पीते तो है ना, पानी पीते तो है ना लोग। वॉशिंग के लिए ये सूटेबल नहीं होता, और इसके साथ साथ में बॉयलर के लिए ये सूटेबल नहीं होता। इरिगेशन भी किया जाता है, ये सही नहीं है। ड्रिंकिंग भी किया था, ये नहीं सही है। ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, हार्ड वाटर से इरिगेशन भी किया जा रहा है, इरिगेशन भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, उनसे प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ड्रिंकिंग वाटर करने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन चूंकि जहाँ के एरिया में हार्ड वाटर पूरा का पूरा हो गया, तो उसको पूरी तरीके से सॉफ्ट वाटर बनाने का कोई कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, और अगर प्रोविजन है तो उसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। दैट इज़ वाई वो उसको पे मतलब ड्रिंकिंग कर रहे हैं। कपड़े के लिए सूटेबल नहीं होता वो, और बॉयलर के लिए सूटेबल नहीं होता। नहीं 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 नहीं, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। क्या चीज? हाँ हाँ, कह सकते हैं, मतलब सब जगह का नहीं है, लेकिन जैसे कुछ जहाँ 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 पे लेदर इंडस्ट्री है, ऐसे आप समझिए, लेदर इंडस्ट्री जहाँ जहाँ पे डाई वाला काम हो रहा है, वहाँ का पूरा पानी हार्ड वाटर हो जाएगा। जैसे आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, ये सब का पानी, ये सब का एरिया का पानी पूरा हार्ड वाटर है। ओके, द बॉन्ड विच इज डायरेक्शनल इन नेचर, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं जो कि डायरेक्शनल होते हैं, जल्दी बताइए। और चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल। इट इज a sustainable and clear burning fuel, सही है। इट कैन बी obtained by catalytic process starting with the methanol, सही है या गलत है? यस, सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, दैट इज द बोथ ए एंड बी। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए जो कि मैंने नहीं पढ़ाए थे, मतलब कि केमिस्ट्री ठीक है आप लोगों की। अब आई डोंट नो कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोग का यहाँ रहता है, वही एग्जाम में भी अगर हो जाए तो कितना अच्छा रहे। हाँ, ये तो है। कोई नहीं, इसका आंसर मैंने सारा डिलीट, इसका 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 सारा आंसर मैं डिलीट करके आपको पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा, और आप लोग बगैर वीडियो देखे एक बार खुद से फिर से लगाना, और देखना कि कितना सही हो पा रहा है। सोच रहा हूँ कि एक क्लास और ऐसे ये क्वेश्चंस वाले हो जाएंगे ना, तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। गूगल फॉर्मूला टेस्ट। तो अनाउंसमेंट तो किया नहीं, बाकी सारे बच्चे पता नहीं प्रिपेयर्ड है कि नहीं, तो कल ही रख देता मैं, कल संडे था। मैं आज आज सबको मैसेज कर देता हूँ और बोलता हूँ कि कल 8 बजे टेस्ट है सबका। हाँ हाँ।
तो कितने बजे रखा जाए क्लास, टेस्ट का टाइम बताइए। नहीं, बच्चों को टाइम मिलना चाहिए थोड़ा तैयारी करने के लिए, जैसे सपोज अगर उस टाइम तक प्रिपेयर कर पाएंगे सब। या ऐसा कर लें कि 4 बजे टेस्ट का टाइमिंग रख दें, और इसके बाद वही 9 बजे क्लास रख लें पढ़ाने के लिए, उसी पेपर को डिस्कस करने के लिए। क्लास जल्दी मतलब कि और इवनिंग में? तो क्या टाइम शेड्यूल बताइए, तो टाइम जैसे कल संडे, कल हमें कोई इश्यू नहीं है, जैसे 6 बजे 7 बजे जब भी चाहिए। तो कुछ एक आइडिया दीजिए, जैसे टेस्ट का टाइमिंग क्या रखे, 2 बजे रख दें? हाँ। हाँ, ये बात। दूसरा दूसरा कारण ये भी है, सोभिक, हमें लगता है ना कि अभी एक्चुअली मौसम इतना गर्म हो रहा है ना, कि किसी का भी इस टाइम पे खाना पीना खाने के बाद ऐसे 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ करके पढ़ने का हालत नहीं होता होगा। खाना पीना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करते हैं, कल दिन में 2 बजे का टाइम देते हैं टेस्ट का, ठीक रहेगा। और शाम को 7 बजे के आसपास क्लास दे देते हैं, ठीक रहेगा। तो ठीक है, 8 बजे रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यही डन रहेगा, यही सारा मैं टाइमिंग बाकी लोगों को भी ग्रुप में कर देता हूँ, ठीक है। 2 बजे टेस्ट का, और 7:30 बजे क्लास का, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, 7:30 बजे इवनिंग, 7:30 बजे इवनिंग में क्लास होगी, और 2 बजे डे टाइम पे टेस्ट होगा, क्लियर। अच्छा, ओके।